और हम आज बात करेंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद। फिलहाल चुनावी माहौल फरीदाबाद शहर की अगर मैं बात करूं और साथ ही जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं आपके उसकी मैं बात करूं तो क्या कहेंगे? लेकिन इस वक्त तो उथल का माहौल है। आज लास्ट डे है नॉमिनेशन का। और कांग्रेस ने कल अपने 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की टिकट काट दी रात को जब लिस्ट जारी की, ताकि वो ना तो इधर भाग सके ना उधर भाग सके। आज उन्होंने बागी स्वर दिखाते हुए अपने समर्थकों के साथ सुबह 9 बजे जो है मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद जहां जनता जनार्दन वहां उनके समर्थक वहां पहुंचे तो उनका व्यू लेने के बाद उन्होंने आज दोनों ने नॉमिनेशन कर दिया है। जो है कांग्रेस के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से नए चेहरे रोहित नागर को, जिन्होंने कभी आज तक जिंदगी में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा, उनको खड़ा कर दिया है। शारदा राठौर जो कांग्रेस के समय में विधायिका भी रही हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि ऐन मौके पर उन्होंने एडवोकेट प्राग शर्मा को जो है कल रात को टिकट घोषित कर दी। नीरज जी, मिलेनियम सिटी वहां पर क्या माहौल है? जो टिकट वितरण हुआ है उसके बाद जो भगदड़ हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उन तमाम नेताओं से भी जूझना पड़े, क्योंकि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये तमाम वो लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर में शामिल थे और इसी के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गहरी नाराजगी है। मूड हरियाणा का एक और सीरीज, एक और एपिसोड, मैं वैशाली चौधरी आप सबके सामने हाजिर हूं। पीटीसी न्यूज़ हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं और जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि हर एक इलाके की सीधी और सच्ची तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाना ही हमारा काम है। 5 तारीख को आप सभी मत डालेंगे, अपना जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है इसको अगर हम जिलेवार बांट लें और उस हिसाब से अगर हम देखें तो हर विधानसभा क्षेत्र भी कवर हो जाएंगे और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल क्या है इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो कल हमने महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी को लिया था और आज हम दक्षिण हरियाणा की तरफ पहुंच गए हैं और हम आज बात करेंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद। इन 2 इलाकों को हमने लिया और इनके विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करेंगे और इसके लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और एक एक करके हम उनके पास जाएंगे, उनके विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे, उनके उन इलाकों के मुद्दों की बात करेंगे और इसी के साथ हमारी चुनावी चर्चा चलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं दोनों का स्वागत करूंगी, सुधीर जी और नीरज जी, आप दोनों का हमारे लाइव स्पेशल में स्वागत है। सुधीर जी आपके पास आती हूँ। सबसे पहले अभी फिलहाल चुनावी माहौल फरीदाबाद शहर की अगर मैं बात करूं और साथ ही जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं आपके उसकी मैं बात करूं तो क्या कहेंगे? कैसा, क्या बोलूं मैं कि जलजला बोलूं या फिर गर्मा गर्म माहौल बोलूं, क्या है आप बताइए, आप बेहतर बता पाएंगे। इस वक्त तो उथल पुथल का माहौल है। हाँ, कारण गर्मा गर्मी का माहौल तो होता है जब चुनाव स्मूथली चल पड़ता है और उम्मीदवार नामांकन कर चुके होते हैं जी। लेकिन इस वक्त तो उथल पुथल का माहौल है। आज लास्ट डे है नॉमिनेशन का। और कांग्रेस ने कल अपने 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की टिकट काट दी रात को जब लिस्ट जारी की, ताकि वो ना तो इधर भाग सके ना उधर भाग सके। लेकिन उन कैंडिडेट्स ने भी जो है नॉमिनेशन की पूरी तैयारी कर रखी थी। नतीजतन आज उन्होंने बागी स्वर दिखाते हुए अपने समर्थकों के साथ सुबह 9 बजे जो है मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद जहां जनता जनार्दन वहां उनके समर्थक वहां पहुंचे तो उनका व्यू लेने के बाद उन्होंने आज दोनों ने नॉमिनेशन कर दिया है। जिसमें तिगाम विधानसभा, जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, जिसमें करीब 4.25 लाख वोटर हैं, सबसे प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, इसमें उन्होंने जो है अपना नॉमिनेशन कर दिया है। ललित नागर ने, जो कि कांग्रेस की तरफ से तैयारी करके बैठे थे, पूर्व विधायक भी रहे हैं और पिछली बार 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया।
1 हफ्ते तक टिकट उनकी जेब में रही, उन्होंने कई कार्यालय भी खोल डाले, पैसा भी खर्च कर डाला। एन मौके पर कांग्रेस ने 1 हफ्ते के बाद उनसे टिकट छीन ली और अवतार बढ़ाना को दे दी। उस वक्त भी संपत्ति की लहर जो है ललित नागर के साथ थी, और आज फिर संपत्ति की लहर का सैलाब उनके साथ चल रहा है, जो कि जो है कांग्रेस के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से नए चेहरे रोहित नागर को, जिन्होंने कभी आज तक जिंदगी में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा, उनको खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में ये जो माहौल है, उथल पुथल का तो हुआ है, लेकिन आज नॉमिनेशन होने के बाद कल से गर्मा गर्मी का माहौल जरूर होगा, ये तय है। बिल्कुल। और इसके अलावा हाँ, इसके अलावा साथ में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस बात कर रहे हैं हम, तो बल्लभगढ़ से शारदा राठौर जो कांग्रेस के समय में विधायिका भी रही हैं और सीपीएस भी रही हैं सरकार में, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्हें श्योर था कि उनके संबंध भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ बहुत अच्छे हैं, हुड्डा परिवार के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि एन मौके पर उन्होंने एडवोकेट पराग शर्मा को जो है कल रात को टिकट घोषित कर दी, जबकि उन्होंने नॉमिनेशन भी तैयार कर रखा था और वो पिछले लंबे समय से बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपनी तैयारी कर रही थी, लोगों के बीच जा रही थी। अब उन्होंने भी अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करते हुए अपना आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना नॉमिनेशन कर दिया है। और यहां पर अगर देखा जाए तो जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आते हैं बल्लभगढ़ से, उनकी राह काफी हद तक आसान सी बन गई है। जी, लेकिन हम कह नहीं सकते कि ये टक्कर आगे जाके मजबूती का रूप भी लेगी। और इसमें दोनों महिला कैंडिडेट्स पूरा जोर लगाएंगी और नतीजा कुछ नया भी निकल सकता है। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातचीत आपके साथ होगी आगे। फिलहाल हम नीरज के पास चलते हैं। नीरज जी, मिलेनियम सिटी, वहां पर क्या माहौल है? हमने थोड़े दिन पहले हमारी आपकी बात हुई थी और आपने तमाम मुद्दे बताए थे कि क्या क्या कहाँ क्या है। मुझे थोड़ा चुनावी माहौल समझाइए वहां पर कि आपके विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले तो वैशाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया अपने इलाकों की बातचीत जनता के समक्ष साझा करने का। और चूंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्तासीन है, तो सबसे पहले सत्तासीन पार्टी की बात करते हैं जी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं जो टिकट वितरण हुआ है उसके बाद जो भगदड़ हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उन तमाम नेताओं से भी जूझना पड़ेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी के अलावा जो ये नेता छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं, भीतर घात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। ये तमाम वो लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर में शामिल थे, महत्वपूर्ण संगठन का हिस्सा रहे हैं, जिसमें जो प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष यासीलाल शर्मा, जीएल शर्मा जी थे, जिन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन अभी हाल ही में थामा है, 8 सितंबर को ही, जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया। दरअसल क्या था कि पिछले 6 महीनों से ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ना पहले से शुरू कर देती है, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने से लगातार अपने उम्मीदवारों के सर्वे कराए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिनका के टिकट कटा है, उनका साफ तौर से कहना है कि सर्वे के आधार पर टिकट वितरण नहीं हुआ। अच्छा। दक्षिण हरियाणा की बात है तो दक्षिण हरियाणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जो नाम सौंपे थे, उम्मीदवारों के नाम सौंपे थे भारतीय जनता पार्टी आला कमान को, उसमें तकरीबन 6 से 7 या 8 वो उम्मीदवारों को टिकट दिलाने में सफल हो पाए हैं। और इसी के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गहरी नाराजगी है। मैं अगर गुरुग्राम विधानसभा की बात करूं तो गुरुग्राम विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण चेहरे थे, जिसमें कि प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा, जो कि सबसे प्रबल दावेदार थे गुरुग्राम विधानसभा से, वो 2005 से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही वो राव इंद्रजीत सिंह के साथ 1988 या 1989 से जुड़े हैं और तभी से उनके साथ संघर्षरत हैं। 2005 में जब कांग्रेस यूपीए 1 की सरकार बनने जा रही थी, तो राव इंद्रजीत सिंह ने जीएल शर्मा को ये आश्वासन दिया कि टिकट आपको दिलाएंगे, लेकिन आश्वासन कहीं ना कहीं पूरी तरह फेलियर रहा। ऐसे ही कमोबेश स्थिति 2009 में थी। राव इंद्रजीत सिंह ने तब भी आश्वासन दिया जीएल शर्मा को कि टिकट आपको दिलाएंगे, लेकिन फिर क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तनातनी चल रही थी,
जिला अध्यक्ष के तौर पर जीएल शर्मा की और राव इंद्रजीत सिंह की भी इंसाफ मंच का गठन हुआ। इंसाफ मंच के गठन के तले राव इंद्रजीत सिंह और जीएल शर्मा दोनों अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, हजारों लाखों समर्थकों के साथ अलग इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। और राव इंद्रजीत सिंह ने तब भी जीएल शर्मा को आश्वासन दिया कि 2014 के चुनाव में आपको हम टिकट दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आश्वासन कोरे आश्वासन साबित हुए, जिसके बाद दोनों नेताओं में तल्खी बढ़ी। और 2019 के चुनाव में भी क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं सीताराम सिंगला, उनके निधन के कारण एक संवेदना थी और इसी के चलते सुधीर सिंगला जो कि उनके बेटे हैं 2019 में उनको टिकट समाया, जबकि वो कहीं से दावेदारी पेश नहीं की थी, सर्वे नहीं हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आरएसएस कैडर को सबसे बेहतर मानती है चुनावी टिकट वितरण के लिए, तो जाहिर सी बात है उनको टिकट थमाया गया था। जीएल शर्मा के दिल में इसी बात का गुस्सा था, रोष था। अब जब 2024 में ये बयार चल रही थी, सर्वे हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जीएल शर्मा सबसे पहले स्थान पर थे, वरिष्ठता के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर और अनुभव के आधार पर जीएल शर्मा का नाम सबसे पहले था। लेकिन अब जब टिकट वितरण का समय आया, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है, जब उसके समक्ष ये नाम गए, तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपनी वीटो का इस्तेमाल कर अड़ गए कि जीएल शर्मा को किसी भी सूरत में यहां से टिकट ना दिया जाए। और वही सूरत हाल हुआ। मुकेश शर्मा जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी आलाकमान से बगावत के बाद 2014 में चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। हालांकि फिर वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने। अभी 2022-23 की मैं बात कर रहा हूं, और तब से वो इस दौर में शामिल थे, तो तभी से ये लोग नाराज रहे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नाम है वैशाली जी, नवीन गोयल का, जो पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। और न केवल वो मेहनत कर रहे हैं, बल्कि कैनविन फाउंडेशन जैसी उन्होंने एक संस्था बनाई, जहां पे सैकड़ों हजारों लोगों को हर रोज ओपीडी के तहत वो मुफ्त चिकित्सा प्रोवाइड करा रहे हैं। सिर्फ 100 रुपए की ओपीडी फीस लगती है, जिसके बाद जो अनुभवी डॉक्टर हैं वो न केवल डॉक्टर जो जनता को इलाज दे रहे हैं, बल्कि एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, पर्यावरण के अध्यक्ष के तौर पर भी हरियाणा में उन्होंने काम किया संगठन में, नवीन गोयल ने। तो जब ये दोनों नाम सबसे आगे थे, और मुकेश शर्मा कहीं ना कहीं तीसरे या चौथे या 5वें नंबर पर थे, लेकिन राव इंद्रजीत के दखल के चलते ये टिकट यहां से सौंपी गई मुकेश शर्मा को। तो अब ये दोनों नेता, जिसमें जीएल शर्मा तो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि नवीन गोयल जो कि मजबूत दावेदार हैं भारतीय जनता अपना निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गुड़गांव विधानसभा से, कांटे की टक्कर है। और एक ऐसे ही जो स्थिति थी वो बादशाहपुर इलाके में देखने को मिली थी। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने वहां पे भी खेल करने की कोशिश की। मनीष यादव जो कि संगठन में रहे हैं और 2009 में अब पार्टी से जुड़े थे, उससे पहले उनके पिता आरएसएस से जुड़े रहे हैं। पिछली बार 2019 का चुनाव लड़ा, लेकिन 7 या 9 हजार के मार्जिन से, वो बहुत कम मार्जिन से राकेश दौलताबाद से वो चुनाव हारे। तब भी आरोप लगे थे कि पूर्व मंत्री राव नरबीर ने राकेश दौलताबाद का पर्दे के पीछे से साथ दिया और उन्हें चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के पास भी गई, जहां से राव नरबीर की टिकट कटने के कयास शुरू हुए थे। इसके बाद राव नरबीर ने बगावती सुर अपनाए और तरह तरह के बयान दिए, और अंतिम बयान उन्होंने जब दिया था तो ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद सीधे 2 दिन के बाद ही उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई, और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद टिकट वितरण से पहले ही जश्न का माहौल था। राव नरबीर के घर पे आतिशबाजी की गई। हालांकि जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि टिकट पक्की है, तो यानी आपको लिस्ट दिखाई गई है, और वो लिस्ट दिखाने का नतीजा था कि 2 दिन पहले ही उन्होंने खुद को प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया था। अब ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जिसमें ये मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात की है अभी वैशाली जी, कांग्रेस पर मैं आना चाहूंगा। इन लोगों ने अपना नामांकन किया है, वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नवीन गोयल, उन्होंने भी कल अपना नामांकन कर दिया है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, और ये तमाम दिग्गज भी शामिल हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात कर, कांग्रेस में जो खेल मंत्री हैं सुखबीर कटारिया जी, 2009 में जरूर चुनाव जीते, लेकिन फिर 2014 में चुनाव हारे, 2019 में चुनाव हारे। और दीपक बावरी जी ने बिल्कुल साफ किया था कि जो भी विधायक या मंत्री 2 बार चुनाव हारा है, हम उसे इस 2024 के इस सिनेरियो में टिकट नहीं देने वाले हैं। तो ऐसे में एक
युवा चेहरा जिसने कि 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी थी वैशाली जी, वहां पे 48,000 वोट हासिल किए थे मोहित मदन लाल ग्रोवर। उनके पिता भी मदन लाल ग्रोवर भी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे काफी लंबे समय तक। तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और सर्वे कराया कांग्रेस ने, और इस सर्वे के आधार पर मोहित मदन लाल ग्रोवर को टिकट दिया गया। देखिए इस 2024 के इस रण में, इस सियासी रण में एक चीज महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी जो कि काडर बेस्ड पार्टी है, सर्वे के आधार पर टिकट देने के लिए जाने जाती थी, उसने ये तमाम जो नियम थे, जो पैमाने थे, उनसे हटकर टिकट वितरण किया और तभी वो भगदड़ वहां पे दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस इस फिजा में, 2024 की इस फिजा में बदली बदली से नजर आ रही है, और कांग्रेस ने ये टिकट, जितने भी टिकट वितरण हुआ है, एक दो विधानसभाओं को छोड़ दें तो बाकी पूरे प्रदेश में कहीं कोई भगदड़ नहीं है। सर्वे के आधार पर टिकट दिए गए हैं। हालांकि गुटबाजी जरूर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपने अपने उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं उनकी गोटी फिट करने में जरूर लगे रहे। वो तो हर बार ही ये होता है, वो तो नया कुछ नहीं है। टिकट वितरण की बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने में पूरी तरह से सफल रहे हैं। एक लिस्ट तो जस्ट अभी आई है सोहना की, वहां से 2 महत्वपूर्ण दावेदार थे। एक तो रोहतास खटाना, सर्वे के अंदर ये, कांग्रेस के सर्वे के अंदर ये साफ हुआ वैशाली जी कि वहां से गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और एससी बाहुल्य क्षेत्र है, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ से गुर्जर जो है वो उम्मीदवार के तौर पर सफल रह सकते हैं। और इसी आधार पर कांग्रेस आलाकमान ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जितेंद्र भारद्वाज, उनकी टिकट को यहाँ से काटा। इतने लंबे इंतजार के बाद, इतने लंबे विचार विमर्श के बाद जितेंद्र भारद्वाज की टिकट को आज सुबह ही काट दिया गया। रोहतास खटाना जो कि एक कद्दावर चेहरे के तौर पर वहां से देखे जा रहे थे, उन्हें टिकट थमाया है। तो ये जो टिकट वितरण हुआ है कांग्रेस की तरफ से, सर्वे के आधार पर टिकट वितरण हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्लस जरूर रहने वाला है। हालांकि आज के बाद अब 16 सितंबर तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि कौन सा उम्मीदवार टिकट अपना नाम वापस लेते हैं। इसके बाद ये चुनाव शुरू होगा और धीरे धीरे इस चुनाव में तेजी आएगी, गर्मी आएगी, और ये गर्मी बयां करेगी किस किस की सत्ता आने वाली है और किसकी सत्ता जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सटीक एक, जिसे बोलते हैं ना, खाका जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया, हमारे दर्शकों के सामने। सुधीर जी, आपके पास वापस आती हूँ। हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी आपकी और मेरी, तो आपने कहा एक उम्मीदवार है जो बड़ा मतलब दावेदार था, जो बड़ा कद्दावर था और बड़ा जाना पहचाना चेहरा था, नाम आप बताएंगे, जिसकी टिकट कटी है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? और उसके बाद उसकी जो टिकट कटी वो निर्दलीय, उसने नामांकन भी भर दिया। थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, ये पूरी पिक्चर क्या रही? जी देखिए, मैंने वो बताया आपको, तिगाम से ललितनाथ विधायक रहे, और उन्होंने जो है उनकी पकड़ भी, क्योंकि गुर्जर बहुल क्षेत्र है तिगाम विधानसभा, इसमें ग्रेटर फरीदाबाद भी आता है, जिसमें हर वर्ग के लोग जो है सोसाइटियों में आकर बस गए हैं। ठीक है। तो ऐसे में ज्यादा प्रभाव जो है, जिधर गुर्जर वोट जाता है, ज्यादातर जीत वहीं देखी गई है उम्मीदवार की। लेकिन जो ललित नागर है, इन्होंने काफी तैयारी की थी। अगर इन्हें टिकट दी जाती तो बहुत कांटे की टक्कर लोग मानकर चल रहे थे, प्रत्याशी माना जाता है जी। कुछ भी हो सकता था, बीजेपी या कांग्रेस, कुछ भी हो सकता था। तो ऐसे में अब एक तरीके से जब उन्हें चुनावी मैदान में आने ही नहीं दिया गया, उनकी टिकट काट दी गई, तो उन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय रूप से भर दिया है पर्चा। और इस पर्चे का असर यह होगा कि जो उसे सिंपैथी लोगों की मिल रही है, जो है लोग उनके साथ जुड़कर और उनके दुख में, उनके आंसुओं में शामिल हो रहे हैं, तो वो चीज देखने वाली है कि कई बार ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि कई बार निर्दलीय भी मोर्चा मार जाते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी जो बीजेपी के जो विधायक हैं, राजेश नागर, जो 2 बार के विधायक हैं, और जो तीसरी बार नहीं, एक बार वो पहले 2014 में लड़े, फिर 2019 में लड़े, तीसरी जीते, फिर तीसरी बार उन्हें मौका मिला। तो इस बार पार्टी ने भी सोच समझ कर, बीजेपी ने ये डिसीजन सही किया था इस सीट पर कि राजेश नागर को वापस लेकर आए हैं। उन्होंने जो क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं, उनके नाम पर वो उसी कार्यों के, विकास कार्यों के बल पर अपना वोट मांग रहे हैं। जी। और लोग भी साथ हैं, वो मजबूती से खड़े हैं। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर उथल पुथल हुई है, इसका फायदा कहीं ना कहीं उनको जाता दिख रहा है।
जी जी जी। तो ऐसे में तो कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, वो कड़ी टक्कर की संभावना अब खत्म हो गई है। हाँ। और इस सीट पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो संपीति वोट, अगर जब जिस जगह पर संपीति लहर चलती हाँ है, हाँ हाँ वहां हाँ। पर रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। बिल्कुल। सुधीर जी, जैसे अभी नीरज से जब बात हो रही थी तो टिकट वितरण को लेकर उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का टिकट वितरण जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं इनकी इस बात से तो सहमत हूं। अगर हमारे मिडिल हरियाणा की बात करें, जिधर हाँ। चाहे रोहतक है, हिसार है, सिरसा हाँ। है, भिवानी है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, ये बेल्ट जो चंडीगढ़ बेल्ट मानते हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ को जाती, हाँ तो लेकिन फरीदाबाद के अंदर तो इन्होंने बिल्कुल ही सत्यानाश ही कर दिया कांग्रेस ने। हाँ तो विजेता कैंडिडेट जो बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी को दे सकते थे, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर और तिगांव से ललित नागर का टिकट जो काटा है, ये बिल्कुल भी इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और कांग्रेस को इस गलती का नतीजा जो है कुछ ही दिनों में सामने आने वाला है। नीरज जी, अगर आपका कोई सवाल है सुधीर जी से तो आप सीधे पूछ सकते हैं। हमारी बातचीत के बीच में आप लोग भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए वैशाली, इसमें महत्वपूर्ण ये है, भारतीय जनता पार्टी दावे तो कर रही है विकास हाँ। करने के, हाँ। और इस विकास करने के दावों की पोल खोल जनता खुद खोल रही है। पहले क्या था कि टीवी का जमाना था, हाँ। हर आदमी टीवी देखकर अपने जो वक्तव्य है उनको डिसाइड करता था। लेकिन आजकल डिजिटल जमाना है, आजकल इंतजार नहीं करते हैं लोग, आलोचना करने के लिए इंतजार नहीं करते हैं। हाँ। जो लोग वाटर लॉगिंग के झोल से जूझे हैं अभी मानसूनी बारिश में, बिल्कुल, वो लोग तुरंत सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं कि इस बार ये हालात हैं। और 2016 के महाजाम से कमोबेश यही स्थिति हर मानसूनी बारिश में गुड़गांव में देखने को मिलती है। और हमने आपको यह भी दिखाया था विशाली कि जब मानसून शुरू नहीं हुआ था तो मानसून की तैयारियों से पहले की तैयारी दिखाई थी। केंद्रीय मंत्री राविंद्र सिंह ने अधिकारियों की मीटिंग ली, लेकिन हालात वही जस का तस, यानी जीरो का जीरो रहा। क्योंकि बीच मानसून में जब नगर निगम कमिश्नर ये कहें कि हमने सीवरेज के टेंडर अब जारी किए हैं बीच मानसून में, तो अपने आप में सरकार की बड़ी खामी को दिखाता है कि सरकार किस स्तर पर तैयारी कर रही है। और अगर यही तैयारी है सरकार की मुद्दों से निपटने की, आज गुरुग्राम एक जाम सिटी के तौर पर पहचाना जाने लगा है। कोई भी अगर शख्स यहाँ आएगा तो उसको जाम से जूझना ही पड़ेगा। सबसे पोल्यूटेड शहरों में, पूरी दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में गुड़गांव और फरीदाबाद के नाम अब आने लगे हैं दिल्ली के बाद। सही बात है, और ये भी किसी से बात छुपी नहीं है। अगर गुड़गांव में अगर आपको आना है, एक भी मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं है, आपको अपनी गाड़ी रोड के किनारे पर लगानी पड़ेगी, और उसका नतीजा खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ सकता है कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी वहां से आपकी गाड़ी को टो करके ले जाएंगे। पहली बारी में 500 रुपए का चालान है और दूसरी बारी में 1500 वो तो अपने हिसाब से लेंगे। हाँ जी। जब आपके पास व्यवस्था नहीं है, हाँ। तो आप किस तरह से चालानिंग कर रहे हैं? जनता आपको अपना जो टैक्स है वो हर तरह से दे रही है, चाहे जीएसटी के तौर पर दें या फिर नगर निगम के कमर्शियल टैक्स के तौर पर दें या फिर हम हाउस टैक्स के तौर पर दें। अब व्यवस्था बनानी आपके हाथ में। 2500 या 3000 करोड़ रुपए का नगर निगम का सालाना बजट है। अगर उसके बाद भी सूरत हाल ये है, मैं आपको बताऊं कि पिछले 7 या 8 साल से गुड़गांव में सड़कें नहीं बनी हैं जी। अब जो सड़कें बनी थी उनमें गहरे गड्ढे हो गए हैं। किसी भी तौर पे कहीं भी किसी भी रूट पे निकल जाइए, वहां आपको इस चीज से दो चार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। सीवरेज की सफाई हुई नहीं है, ड्रेनेज की सफाई हुई नहीं है, कूड़े का बुरा हाल है। पिछले 1 साल से लगातार सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक कर रहे थे। वैसे नीरज जी, कमाल की बात नहीं है, साइबर सिटी बोला जाता है, मिलेनियम सिटी बोला जाता है, इतने बड़े बड़े नाम हैं इसके कि नाम सुन के जिसने गुरुग्राम नहीं देखा उसको लगेगा कि पता नहीं कैसा शहर होगा, लेकिन जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको एकदम से असलियत दिख जाती है कि अरे ये क्या है। वैशाली, बिल्कुल, देखिए आपने नाम की बात करी तो कई बार एक जुमला बोला जाता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। Exactly, तो दर्शन छोटे नहीं है, बिल्कुल दर्शन है ही नहीं। 2008 में नगर निगम का गठन हुआ था वैशाली, उसके बाद से आज नगर निगम के पास एक भी ऐसी सड़क नहीं है जिसे आदर्श सड़क कही जाए, मॉडल सड़क जिसको हम बोल पाए। एक भी पार्क ऐसा नहीं है जिसे कि मॉडल पार्क कहा जा सके। एक भी वार्ड ऐसा वार्ड नहीं है जिसे कि मॉडल
वार्ड कहा जा सके। तो नगर निगम के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। गुड़गांव के अंदर सिर्फ सत्यानाश के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नगर निगम कमिश्नर चेंज होते हैं, अधिकारी चेंज होते हैं। जैसे वो महमूद गजनवी जो है ना, वो लूटने आता था भारत को और 17 बार आक्रमण किए और 17 बार वो सोमनाथ से सोना चुराकर लूट कर भाग गया। तो ऐसे ही अधिकारी हैं, लूट रहे हैं गुड़गांव के इस टैक्स के पैसे को और यहाँ से लूटकर और अन्य टेक्निक्स में जाकर वो अपना पैसा बनाने में लगे हैं। और इसके ऊपर जो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, उस पर वो सटीक बैठते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 9.5 साल के शासन के बाद उन्हें हटाया गया। अभी तक भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने बिल्कुल साफ नहीं किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसा क्या गुनाह किया था प्रदेश की जनता के साथ, या फिर क्या खामियां थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाया गया। वहां पे कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के ऊपर सवाल खड़ा किया कि 9.5 साल के बाद आपने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। नायब सिंह सैनी सिर्फ घोषणाओं के मुख्यमंत्री बनकर रह गए थे, पावर तो उनके पास थी नहीं। पावर तो मुख्यमंत्री समय भी तो नहीं है। नायब सैनी जी के पास तो समय भी नहीं रहा ना, कितने दिन मिले उनको? हाँ बिल्कुल। देखिए तो मंत्री बनाए गए, उनको भी कुछ नहीं दिया गया। तो 3-4 महीने के उनका मंत्रिमंडल का सिर्फ मतलब ये लगा लीजिए उनको राजी करने के लिए बात की गई थी कि आप मंत्री हैं। जैसे कि सोना के राजपूत के तौर पर संजय सिंह को मंत्री बनाया गया। मंत्री की टिकट काट दी। अब जब आप मंत्री की टिकट काट रहे हैं तो जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर बीच सफर में मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं तो जनता के बीच में क्या मैसेज? अच्छा नीरज जी, चलिए बातें तो बहुत है, मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। सुधीर जी के पास आऊंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। सुधीर जी, ये जो बातें चल रही हैं, मुख्यमंत्री का एकदम आखिरी मौके पर चेहरा बदल जाना और उसके बाद गुरुग्राम की जो समस्याओं के बारे में बात की, मैं थोड़ा सा फरीदाबाद की जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें मोटा जो बुनियादी उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक समान अभी तक दिख रहे हैं? ये बिल्कुल, आप सिर्फ मैं फरीदाबाद की बात नहीं करूंगा, आपको हरियाणा में अमूमन ये देखने को मिलेगा, जैसा कि नीरज जी ने बताया, वाटर लॉगिंग। हाँ सही बात है। निकासी की समस्या ये आज तक सुधरी नहीं है, चाहे वो पॉश इलाके सेक्टर्स हो, चाहे वो फरीदाबाद टाउन हो। जब जवाहरलाल नेहरू ने जो पाकिस्तान से 1947 में माइग्रेट होकर आए थे लोग, उनको यहाँ बसाया था, यहाँ जंगल था जी। तो वहां पर वो तब 3 इंच की सीवर लाइन पाइप डाली गई थी। उस वक्त तो आबादी थी नहीं, चंद लोग थे। वही पाइपलाइन है और अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनने लगी हैं। एक घर में जहां 5 लोग होते थे, आज उसी एक प्लॉट के अंदर 20 लोग रहते हैं। जो वेस्टेज है वो पाइप जो पुराना स्ट्रक्चर है वो कैसे सहन करेगा? सीवर ओवरफ्लो होते हैं, मशीनें आती हैं। पहले तो 10-10 दिन लोग जो है कंप्लेंट करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विधायक के पास गए, पार्षद के पास गए, नहीं चली। फिर कहीं जब लोग मोहल्ले से निकलकर रोड पर आकर ट्रैफिक जाम कर देते हैं तो अधिकारी भागते हैं और फटाफट मशीन लगाते हैं। अच्छा, वो टेम्परेरी तब हो गया, उसके बाद 4 दिन बाद वही सूरत हाल वही होता। बिल्कुल। तो एक तो सीवर ओवरफ्लो, वाटर लॉगिंग, जाम की समस्या, सही बात, टूटी हुई सड़कें, सड़कों में गड्ढे, इसके अलावा सफाई व्यवस्था, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही बेसिक चीजें। हाँ बिल्कुल बेसिक समस्या। तो सड़क, सीवर, नाली, खड़ंजा। बिल्कुल। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। जो गुरुग्राम और फरीदाबाद, एक्चुअली हम इन 2 शहरों को या इन 2 जिलों की अगर हम बात करें और इसके तमाम विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो ये इन क्षेत्रों का चर्चा में आना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये दावा किया जाता है कि दक्षिण हरियाणा के ये 2 जो ज़िले हैं ये बहुत डेवलप्ड हैं और यहाँ पे तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं और तमाम विकास के काम हो रहे हैं जैसे सरकारें दावा करती हैं। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें, जैसे कि हमने वादा किया था कि आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो उसके लिए हमारे संवाददाता जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही तस्वीर आपके सामने पहुंचा रहे हैं कि समस्याएं जो आज से 15-20 साल पहले की थी वो अभी भी वैसी की वैसी ही। सरकारें आई गई बदली, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स है, बुनियादी जो समस्याएं हैं, उन पर काम बिल्कुल नहीं हुआ। तो बहरहाल देखना होगा कि 2024 के इन विधानसभा चुनावों में जनता जो है वो किसकी तरफ रुख करती है और
किसे अपना नेता चुनती है और क्या सोच के चुनती है कि क्या उनकी बुनियादी समस्याओं का निदान इस सरकार में जो नेता चुना जाएगा उनके द्वारा होगा, ये देखना लाजमी रहेगा। फिलहाल इंतजार रहेगा 8 तारीख का और उससे पहले 5 तारीख यानी मतदान का। तो फिलहाल ये जो मूड हरियाणा का जो सीरीज है वो लगातार यूं ही आपके सामने रोजाना हम प्रस्तुत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।